मॉनसून आया और मुसीबत लाया। उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के साथ ही चारधाम यात्रियों की मुश्किलें भी शुरू हो गई है। दरअसल रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे 2 दिनों से बंद है। नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है और वैकल्पिक मार्ग से बद्रीनाथ जा रहे हैं यात्रियों को तय करनी पड़ रही है अतिरिक्त दूरी। नेशनल हाईवे खुलने में अभी और वक्त लग सकता है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही जो चारधाम यात्रा है उस पर भी जो सड़कें हैं वो बाधित हो रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे 2 दिनों से बंद है और नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से लगातार मलबा गिरता जा रहा है। वैकल्पिक मार्ग से बद्रीनाथ जो यात्री हैं वो जा रहे हैं और यात्रियों को काफी दूरी तय करनी पड़ रही है। नेशनल हाईवे खुलने में अभी और भी वक्त लग सकता है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार जो लैंडस्लाइड है वो होता जा रहा है। मलबा लगातार सड़कों पर गिर रहा है जिससे जो मार्ग है वो बाधित हो रहे हैं। और चलिए रोहित फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, देखिए लगातार जो पहाड़ी से मलबा है वो गिरता जा रहा है, क्या अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है सड़क को एक बार फिर से दुरुस्त करने के लिए? जो बद्रीनाथ हाईवे वो बगल में कल से ही बंद है। आज सुबह ही मशीन लगाई गई थी, लेकिन लगातार जो मलबा ऊपर से गिर रहा है, जो पत्थरों की बारिश हो रही है उस कारण जो है कार्य को फिलहाल रोक दिया गया है। और मौसम फिलहाल यहाँ पे साफ है और एक बार यहाँ देखा जा रहा है कि कितना मलबा ऊपर से गिर जाता है, उसके बाद एक से काम किया जाएगा। क्योंकि 2 मशीनें यहाँ पे तैनात कर दी गई है और लेकिन काम इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ऊपर से लगातार जो पत्थर गिर रहे हैं और उसमें काम और कार्य करने में भी दिक्कतें हो रही है। साथ ही जो कर्मचारी यहाँ पे जुटे हुए हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए अभी फिलहाल को काम रोका गया। कुछ कह सकते हैं कि 1-2 घंटे के भीतर जब मलबा पूरी तरह से नीचे गिर जाएगा तो उसके बाद सफाई कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन लगता नहीं कि आज जो है बद्रीनाथ हाईवे खुल पाएगा। जी रोहित, देखिए अभी तक करोड़ों रुपए इस मार्ग पर लग चुके हैं लेकिन बावजूद उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई रहती है, आखिरकार क्यों? जी जैसे कि कह सकते हैं कि एक दशक से जो है सिरोपगा जो डेंजर जोन है सक्रिय जोन में है। पिछले 2-3 सालों से लगातार कह सकते हैं कि यहाँ पे बरसात हो या बिना हल्की सी बरसात होती है यहाँ पे लगातार जो है मलबा ऊपर से नीचे गिरने लग जाता है। तो आजकल की ही बात है जब लगातार जो है भारी मात्रा में यहाँ पे मलबा गिरा है। इसके अलावा बोल्डर भी लगातार यहाँ पे गिरने पे लगे हैं। इससे पहले कई बार ट्रीटमेंट और सही तौर पे किया गया पर लेकिन वह भी कहीं से भी सफल नहीं हो पाया। इसके बाद जो ऑलवेजर रोड के तहत कार्य किया जाता है, यहाँ पे बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। पपरासू मलयासू से होकर जो रोड है कि खाखरा पे मिलेगी, पर लेकिन यह रोड भी सक्सेस नजर नहीं आ रही क्योंकि 3 से 4 साल का समय हो चुका है इस रोड को निर्माण कार्य शुरू हुए। पर लेकिन जो पुल का निर्माण है 3 पुल का निर्माण इसमें किया जाना है बाईपास के तौर पर, लेकिन एक पुल जो है अभी आधा बन पाया है, उसका भी कार्य लटका पड़ा है। जो अन्य 2 पुल है उनका कार्य भी अभी नहीं शुरू हुआ है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो बाईपास का निर्माण है उसमें 4 से 5 साल का समय लग जाएगा। जो की बात हम करें तो वो बहुत जल्दी हो। चलिए बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रोहित तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सिरोबगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां लगातार पहाड़ी से जो मलबा है वो गिरता जा रहा है और करोड़ों रुपए लगाने के बावजूद इसका स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो नेशनल हाईवे 58 सिरोबगढ़ में बंद हो जाने के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। अब बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत रुद्रप्रयाग और चमोली जाने के लिए यात्रियों के वाहनों की आवाजाही पौड़ी के वैकल्पिक मार्ग से की जा रही है। हालांकि ये मार्ग संकरा है जिससे यहाँ जाम की स्थिति पैदा हो रही है। तो ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सिरोबगढ़ में लगातार मलबा जो मार्ग है उस पर गिरता जा रहा है, आवाजाही बाधित हो रही है और वैकल्पिक मार्ग से जो यात्रा है उसकी आवाजाही हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, बद्रीनाथ हाईवे इस कारण से बंद हो गया है और वैकल्पिक मार्ग का सहारा अब यात्रियों को लेना पड़ रहा है बद्रीनाथ जाने के लिए। हालांकि लगातार कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है किसी तरीके से इस मार्ग को खुलवाया जाए। रुक पे आके लोग वहाँ लगे हुए हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि लगातार स्लाइड नीचे आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा काम में व्यवधान हो रहा है। लेकिन ये रोड खुल जाएगा, जल्दी ही रोड खुल जाएगा। देर होता है तो सारी व्यवस्थाएं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से हो रखी हैं, उसमें फूड पैकेट्स वगैरह सबका ही इंतजाम है। तो ये एसडीएम श्रीनगर वहाँ देख रहे हैं। तो मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या में भी अब कमी आने लगी है। चारधाम यात्रा पर पिछले कुछ रोज के भीतर ही यात्रियों की संख्या अब काफी कम हो गई है और अब चारधाम यात्रा पर महज 15,000 के करीब तीर्थ यात्री हर दिन आ रहे हैं। जबकि मई और जून की बात अगर की जाए तो तीसरे हफ्ते तक यहाँ पर हर रोज करीब 50,000 यात्री आ रहे थे। केदारनाथ धाम की यात्रा पर कल महज 4,345 यात्रियों ने दर्शन किए, जबकि बद्रीनाथ में
6038 और गंगोत्री धाम में 1845 और यमुनोत्री में 1614 यात्री ही पहुंच पाए हैं, जबकि चारों धामों में अब तक 26,27,362 यात्रियों ने दर्शन किए हैं। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए देहरादून से संवाददाता पंकज इस वक्त सीधा लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, देखिए मॉनसून आया है, मुसीबत भी लेकर आया है और सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है चारधाम यात्रा। फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कोशिश की जा रही है ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो आने वाले समय में? बिल्कुल आपने सही बात कहा कि इस वक्त जब मानसून सीज़न शुरू हुआ तो उस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो चारधाम यात्रा में हो रही है, क्योंकि कई जगह जो लैंडस्लाइड की वजह से यातायात बाधित हुआ है उससे भी प्रभाव चारधाम यात्रा में पड़ रहा है। और क्योंकि मानसून सीज़न में यात्रियों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, जो मई और जून में 50,000 के करीब हर रोज़ यात्रियों की संख्या पहुँच रही थी, वो घटकर तकरीबन 15,000 के करीब आ गई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यदि व्यवस्थाएँ मुकम्मल नहीं की जाती हैं, चारधाम में और बेहतर व्यवस्था नहीं की जाती है, तो जो मानसून सीज़न अब शुरू होने वाला है अब से लेकर आने वाले दिनों में ये संख्या घटकर बहुत कम हो जाएगी। यात्रा में देखिए व्यवस्था की बात जरूर की जा रही है, दावे की जा रहे हैं और एक नई व्यवस्था ये भी लागू की गई है कि इस बार 10 जुलाई के बाद केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो भी संचालित की जाएंगी। ये इस बार पहली बार हो रहा है जब मानसून सीजन के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ रखी जाएंगी और ये इसलिए किया जा रहा है कि चारधाम यात्रा में यात्रियों को आकर्षित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री चारधाम पर आ सके। लेकिन क्योंकि मानसून सीजन में हर एक यात्री को इस बात की चिंता रहती है वो कैसे सुरक्षित रहे, कैसे व्यवस्थाएं वहाँ बनाई गई हैं, उस चीज़ को लेकर सरकार ने और मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देशित किया है कि खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर व्यवस्थाएं बेहतर की जाएं और चारधाम के जो परिसर हैं, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, यहाँ पर भी हर तरह को व्यवस्था को मुकम्मल रखा जाए, व्यवस्था चाक चौबंद की जाए। लेकिन जब बरसात होती है तो यहाँ पर एक तो पेयजल की दिक्कत हो जाती है और दूसरा सड़क कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम होती है और तीसरा एक बिजली आपूर्ति से भी दिक्कत हो जाती है। तो अभी भी तकरीबन 100 से ज़्यादा मार्ग ऐसे हैं जो बंद हैं। हालांकि वो चारधाम के मात्र मार्ग नहीं है, लेकिन अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहाँ पर सिरोगढ़ के पास से मलवाने से यातायात बाधित है। इसी तरह से कई जगह दिक्कतें होती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार यात्रा को सुचारू रखने के लिए कोशिश की जा रही है कि यात्रियों की संख्या में घटोती ना हो, यात्रा प्रारंभ रूप से अच्छी तरह चलती रहे। दावे तो तमाम किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, आने वाला वक्त ही बता पाएगा कितने दावे ये सच साबित होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर चारधाम यात्रा के साथ ही अब कांवड़ यात्रा की खबर का रुख करते हैं। बारिश के मौसम में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसे लेकर रुड़की में पुलिस और प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी शुरू हो गई है। 2 साल के बाद कांवड़ यात्रा हो रही है, लिहाजा इस बार कांवड़ यात्रा पर बहुत भीड़ रहने की उम्मीद जताई जा रही है और यही वजह है कि पुलिस पहले से ही पुख्ता तैयारियां कर रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर दूसरे राज्यों के साथ भी मीटिंग की जा रही है ताकि तालमेल बना रहे। कांवड़ यात्रा निश्चित रूप से इस बार एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। काफ़ी इसमें भीड़ आने की संभावना है। पुलिस इसमें पूरी तरह से तैयार है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी की हमारी मीटिंग हो चुकी है। फोर्स का हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। रास्तों में जो भी कमियां हैं, बिजली, पानी और सड़क आदि को ठीक करने के लिए जो संबंधित एजेंसी है वो काम शुरू कर रही हैं और उम्मीद है कि सबके सहयोग से अच्छे ढंग से संपन्न। और चलिए किस तरीके की तैयारी फिलहाल प्रशासन की तरफ से की गई है, तमाम जानकारी देने के लिए विनीत त्यागी सहयोगी फिलहाल जुड़ रहे हैं सीधे रुड़की से इस वक्त लाइव। विनीत, देखिए अब कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत होने जा रही है, तमाम तस्वीरें हम देख रहे हैं, मीटिंग्स लगातार की जा रही है। किस तरीके से जो प्रशासन है वो तैयारी फिलहाल कर रहा है ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू रहे? जी बिल्कुल, देखिए 14 जुलाई से जो है कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है और इस बार जो है 2 साल बाद इस कांवड़ यात्रा का जो है आगाज होने जा रहा है। यानी कोविड काल के दौरान जो है 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार जो कांवड़ यात्रा होगी वो पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती से कम नहीं होगी। हालांकि एसएसपी हरिद्वार जो खुद है उनका मानना है कि इस बार की जो कांवड़ यात्रा होगी वो चुनौती भरी होगी, क्योंकि 2 साल बाद जो कांवड़िए आएंगे उसमें भारी संख्या में भीड़ उमड़ने की जो है संभावना जताई जा रही है। तो इसी को लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो बॉर्डर पर इस बार जो है ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और साथ ही जो शिव भक्त हरिद्वार आएंगे उनकी जो है आईडी भी जो है बॉर्डर पर चेक करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि कोई भी असामाजिक तत्व जो है अंदर प्रवेश ना कर सके। हालांकि इसी व्यवस्था को देखते हुए कांवड़ पटरी पर जो है इस बार जो है पानी, बिजली, शौचालय तमाम व्यवस्थाएं जो है की जा रही है और पुलिस प्रशासन जो है कांवड़ व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटा हुआ
करवाए, ताकि जो 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है उसमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी चलिए, बिल्कुल, तो तैयारियां फिलहाल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए विनीत। और देखिए, बारिश की वजह से धारचूला में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करके अपना गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर घुमंती ग्राम सभा से सामने आई है। बीते साल 28 जुलाई को बादल फटने से नदी पर बने पुल बह गए थे और ऐसे में अब लोग और स्कूल जाने वाले छात्र नदी को पार करते हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पिछले साल यहां पर बादल फटा था और बादल की वजह से जो पुल था वो धराशायी हो गया और अब खतरों के बीच में जो लोग हैं उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र ही यहाँ पर उचित स्थानों पर ट्रॉली, झूला पुल अथवा अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जिससे कि ग्रामीणों का आवागमन सुचारू हो सके। साथ ही आपदा काल के इस विषम परिस्थिति को देखते हुए मेरे प्रशासन से निवेदन भी है कि जब तक पुलों की व्यवस्था नहीं होती है, इन नदी के आवागमन के लिए ग्रामीणों को पार पार करने के लिए एक पीआरडी जवान की नियुक्ति की जाए। और अब बात करेंगे उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में बारिश के चलते गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मानसून में गंगोत्री नेशनल हाईवे में जगह जगह बोल्डर और मलबा गिरने का दौर भी अब शुरू हो गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक स्वारी गार्ड से कुछ ही दूरी पर पत्थर गिर रहे हैं और यहाँ एक हादसे में एक शख्स की मौत भी हो गई है। तो जगह जगह मलबा और बोल्डर लगातार गिरते जा रहे हैं। एक शख्स की मौत की खबर भी फिलहाल सामने आ रही है। और बारिश और मानसून को देखते हुए सिंचाई विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून को देखते हुए सिंचाई विभाग की तैयारियों की जानकारी दी है और सतपाल महाराज का ये कहना है कि सभी जनपदों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमने 15 जून से और 18 और 15 अक्टूबर तक मानसून अवधि में वर्षा और बाढ़ की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जनपद के नोडल खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील हैं। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। तो देखिए, मानसून की दस्तक के साथ ही नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हल्द्वानी में भी गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में पुलिस ने नदी किनारों पर गश्त बढ़ा दी है। जल पुलिस और एसडीआरएफ टीम नदी के किनारों पर गश्त कर रही है। दरअसल बरसात के मौसम में सैलानी सेल्फी लेने के लिए नदी किनारों पर पहुंच जाते हैं, मगर कई बार नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है जिससे लोग पानी के बीच फंस जाते हैं और फिर उनकी जान बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे तमाम जगहों पे हम साइनेज लगाएंगे, इस ढंग के साइन बोर्ड्स लगाएंगे जिसमें लोगों को आगाह किया जा सके कि ऐसे टाइम पे आप ना निकलें। साथ में ही एसडीआरएफ की टीमें जो मुख्य जहाँ पे ऐसे स्थल हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हैं, मेजर लैंडस्लाइड्स हैं, दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, उन जगहों पे एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी और साथ में ही जो हमारा थाने और चौकी का पुलिस बल जो कि आपदा में ट्रेंड है, उन लोगों को भी हम ऐसे जगहों पे तैनात करेंगे। और बारिश की वजह से खटीमा में किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बारिश की वजह से किसानों की फसलों में पानी भर गया है जिससे फसल खराब होने की आशंका जताई जा रही है। तो मानसून आते ही किसानों की मुश्किलें भी अब बढ़ गई है। बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया है जिससे किसान अब परेशान है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जो खेत है वो बारिश की वजह से जलमग्न हो गए हैं। किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और पिथौरागढ़ के धारचूला में लोग जो हैं जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं, क्योंकि नदी को पार करने के लिए पुल ही नहीं है। नदी को पार करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है तारों पर लटकी ट्रॉली, जिससे नदी को पार करने से 10 किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ता है। नीचे उफनती नदी, ऊपर झूलती जिंदगी। पानी की रफ्तार ऐसी सांसें अटक जाए।
जान हथेली पर रखकर नदी पार करने की ये तस्वीरें हैं धारचूला के बंगा पानी की। हर रोज लोग खतरों से खेलते हैं। ये उनका कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि नदी पार करने के लिए ट्रॉली ही एकमात्र सहारा है। लोग एक तार पर लटककर गोरी नदी की उफनती लहरों को पार करते हैं। सालों से लोग गोरी नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद गोरी नदी पर अभी तक पुल नहीं बन सका है। ऐसे में लोगों को जान जोखिम में डालकर हर रोज नदी पार करनी होती है। मानसून में हालात और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बारिश के बाद ही नदी उफान पर होती है, जिससे बहता तेज पानी दिल की धड़कनें तक रोक देता है। कभी कभी लहरें ट्रॉली को भी छू जाती हैं, जिससे लोगों की चीख भी निकल जाती है। गोरी नदी पर पुल ना बनता देख लोगों ने अब अपने जीवन को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया है। एबीपी गंगा के लिए धारचूला से नीरज की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां जमरानी बांध परियोजना से जुड़ी ये खबर है। परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और जल्द शुरू होगा जमरानी बांध का निर्माण काम। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने ये तमाम जानकारी फिलहाल दी है। तो परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और जल्द ही अब जमरानी बांध का निर्माण काम शुरू हो जाएगा। जमरानी बांध जिसकी बड़ी आवश्यकता है हल्द्वानी क्षेत्र के अंदर, खासकर ये पेयजल की हमारी बहुत बड़ी योजना है, सिंचाई की बहुत बड़ी योजना है। इसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलने वाला है और पूरे हल्द्वानी क्षेत्र को पेयजल की समस्या से निदान प्राप्त होगा। तो ये योजना जो है 2584 करोड़ की हमारी इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई है और 15 दिन के अंदर हमें इसकी सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद इसकी पूरी स्वीकृति मिल जाएगी और उसके बाद इसके जो हैं टेंडर होंगे और कार्य प्रारंभ होगा। और बागेश्वर जिले के प्रभारी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जिला योजना की बैठक ली है। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने उरेडा के तहत पूर्व में लगाए गए सोलर लाइटों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रभारी मंत्री ने कहा कि उरेडा के तहत अच्छी क्वालिटी की सोलर लाइटें लगनी चाहिए, जिनका मेंटेनेंस भी होना जरूरी है। और देखिए, रुड़की गैंगरेप मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आखिरकार पुलिस ने सभी 5 हैवानों पर शिकंजा कस लिया है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वही हैवान हैं जिन्होंने ऐसा जघन्य अपराध किया है जिसने पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। दरअसल इन सभी दरिंदों ने पिरान क्लियर इलाके में चलती कार में मासूम बच्ची और उसकी मां के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी थी और फिर दोनों को गंग नहर के किनारे रास्ते में फेंककर फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस इन 5 हैवानों की पिछले 5 दिन से तलाश कर रही थी, जिसके लिए पुलिस ने कई टीमें भी बनाई थी। करीब 250 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही 200 लोगों से पूछताछ के बाद इन सभी पर शिकंजा कसा। ये एक काफ़ी सनसनीखेज केस था जिसमें कि राष्ट्रीय महिला आयोग भी उसने भी अपनी टीम यहाँ पर भेजी थी और कई इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा भी इसमें प्रदर्शन वगैरह लगातार किए जा रहे थे। पुलिस के सामने चुनौती इसलिए भी ज़्यादा थी कि महिला बहुत ज़्यादा कुछ बताने में सक्षम नहीं थी। बच्ची तो खैर नाबालिग बच्ची है, वो तो बेचारी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद लगभग 1 हफ्ते तक हमारे 1 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी लगातार इस पर लगे रहे। 250 से ऊपर सीसीटीवी हमने खंगाले, डम डाटा उठाया, कई CDRs का डिटेल लिया, मुखबिरों को चारों तरफ लगाया, कम से कम 200 लोगों से हमने पूछताछ की और इस सब के बाद फिर अंततः हमने जो इस घटना में कार और गाड़ियाँ मोटरसाइकिल थी वो हमने बरामद की है और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मासूम बच्ची और उसकी मां से दरिंदगी करने वाले ये दरिंदे मुजफ्फरनगर देवबंद रुड़की के रहने वाले हैं। इनके पास से घटना में शामिल बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। जो उनका मूवमेंट है वो पूरी तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस है उससे मैच कर रहा है। उनकी गाड़ियों से कुछ निशान मिले हैं जो कि हमारी टीम ने लिफ्ट किए हैं, जिनका कि FSL के द्वारा मैच कराया जाएगा और इस कार्य के लिए मेरे द्वारा 25,000 और DIG रेंज के द्वारा 50,000 के इनाम की घोषणा की। हाँ, बच्ची पूरी तरह से सही है। अब उसके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जाना है, इसके लिए CWC को हम लोग लिखेंगे। ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जनपद के रहने वाले हैं। हालांकि इस घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही मामले पर सियासत भी खूब हुई।
लेकिन एबीपी गंगा के प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस हरकत में आई और इन हैवानों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेशी के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। और इधर अल्मोड़ा में मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाले पैसों का पूरा भुगतान नहीं हो पा रहा है। जिले में 66,000 जॉब कार्ड होल्डर हैं, जिनमें से वर्तमान में 20,000 लोगों को मनरेगा से रोजगार दिया जा रहा है, मगर बजट के अभाव में मनरेगा से जुड़े लोगों के पुराना भुगतान अभी तक नहीं हो पा रहा है। जिले के मौजूदा समय में मनरेगा के तहत 12 करोड़ 38 लाख रुपए की देनदारी है और अब भुगतान के लिए उत्तराखंड को केंद्र सरकार की तरफ से 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द का समाधान होगा। जो हमारे इस साल की लायबिलिटी है लगभग 1 करोड़ की देनदारी है, जो हमारी सामग्री अंश और स्किल का होता है। और लास्ट ईयर की हमारी लायबिलिटी अगर टोटल मिला के देखें तो हमारी लगभग 12 करोड़ 38 लाख की देनदारी है। 250 करोड़ रुपया भारत सरकार जो है स्टेट को रिलीज़ कर चुकी है, तो 250 करोड़ रुपया और प्लस हमारा जो स्टेट शेयर है वो मिला करके ये काफ़ी अच्छा अमाउंट्स रिलीज़ होने वाला है। तो उम्मीद है कि इसी महीने जुलाई के फर्स्ट वीक में ये धनराशि हमको मिल जाएगी। और चलिए, उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।